गाइस अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। अभी मैंने एयर इंडिया से अपना बोर्डिंग पास ले लिया है। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे देने पड़े थे, थाई पास, ट्रैवल इंश्योरेंस, कोविड रिपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, होटल बुकिंग, लाभ जो भी थे सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने चेक किए। वीज़ा था, वीज़ा भी चेक किया। उसके बाद कुछ बहस नहीं की, कुछ बात नहीं की और मुझे बोर्डिंग पास मिल गया। सो अभी मेरी फ़्लाइट के बचे हैं अराउंड 3 और, तो अभी मैं जाऊँगा इमिग्रेशन की और फिर सिक्योरिटी। उसके बाद फिर आपको वीडियो मिलते हैं कैसे मुझे बोर्डिंग पास मिला, कैसा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस रहा, वो सब बताऊंगा। इसके लिए वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। गाइस अभी मैं चेक कर रहा हूँ गेट नंबर क्या है, क्योंकि मेरी बोर्डिंग पास पे अभी तक इस बोर्डिंग पास पे गेट नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो अभी देख रहा हूँ कि कौन सा गेट नंबर है। गाइस इमिग्रेशन सिक्योरिटी दोनों क्रॉस हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट 11 नंबर की ओर। मेरे बोर्डिंग पास पे गेट नंबर नहीं लिखा था तो मुझे चेक करना पड़ा, गेट नंबर 11 है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ गेट नंबर 11 की ओर। तो इमिग्रेशन और सब कुछ स्मूथ रहा है। तो अभी हम जब लैंड करेंगे थाईलैंड में कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट, जो आपके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं लेके आया हूँ, उसके बारे में अभी थोड़ा बात करेंगे जब तक कि बोर्डिंग गेट तक मैं पहुँचा। सो अभी गाइस मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में और मैंने बोर्डिंग पास भी ले लिया है, इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया और सिक्योरिटी भी क्रॉस कर ली। इस बार थोड़ा इमिग्रेशन मेरे लिए बहुत स्मूथ रहा, एकदम स्मूथ रहा। हर बार मुझसे पूछते थे कि आप पिछली बार कहाँ गए थे और अब कहाँ जा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा क्या काम करते हो वगैरह। इस बार तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने बस मेरा पासपोर्ट देखा तो मैंने क्या किया, अपना बोर्डिंग पास जहाँ वीज़ा लगा था उसके पास में रखा और दे दिया। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने जस्ट देखा, उसके बाद मैंने मास्क निकाल दिया, खड़ा हो गया, स्पेक्स वगैरह निकाल के कभी ये फ़ोटो क्लिक करेंगे। तो सब कुछ ऐसा रहा कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने जैसे पासपोर्ट ओपन किया बहुत सारे स्टैम्प्स थे, इसके लिए कुछ नहीं पूछा। तो सबसे बढ़िया इस बार रहा, इमिग्रेशन सबसे स्मूथ रहा। और डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, अगर आप थाई विज़िट कर रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, बैंकॉक जा रहे हो या फुकेत जा रहे हो, कहीं पे भी मतलब ऑल ओवर थाईलैंड में अगर आप जा रहे हो तो आपके जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हो, जहाँ पे 14 डेज़ तक आप स्टे कर सकते हो विदाउट वीज़ा। उसकी कॉस्टिंग अराउंड 1000 थाई बात होती है, वही 2450 रुपये समथिंग इंडियन रुपीज़ में होती है। और अगर आप इंडिया से वीज़ा अप्लाई करते हो तो 2900 रुपीज़ कॉस्ट लगती है। एक्चुअली वीज़ा की कॉस्ट जो थाई एम्बेसी है वो चार्ज करती है 2500 रुपीज़ और जो 400 रुपीज़ है वो BLS ने चार्ज किया। तो सबसे चिपेस्ट वीज़ा जो बोल सकते हैं वो थाईलैंड का है। तो अगर आप थाईलैंड विजिट करना चाहते हो तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में आपको वीज़ा मिल जाएगा, बट बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप गड़बड़ वाला बैंक स्टेटमेंट दोगे तो आपका वीज़ा हो जाएगा रिजेक्ट। मेरे साथ एक बैड एक्सपीरियंस था कोविड के टाइम में, 6-7 महीने पहले अप्लाई किया था। स्टिकर वीज़ा लगा लेकिन उसके ऊपर लगा दिया वो लोग ने वाइड स्टैम्प। तो चलिए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, 100% करेक्ट। मैं आपको कोई भी फेक डिटेल देने वाला नहीं। नज़ारा काफ़ी अच्छा है ना पीछे का, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो काफ़ी चलने के बाद फाइनली आ चुका है हमारा गेट नंबर 11 और देखते हैं कितनी पब्लिक बैठी है। अब इसमें गेट नंबर 11 लिखा है लेकिन 11 है या बी वो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेट्स से देखते हैं, वेट करेंगे, जब बोर्डिंग टाइम होगा तभी पता चलेगा। तो करीबन 5-10 मिनट वॉक करने के बाद गेट नंबर 11 आ गया है। ए और बी दोनों है, बट हमारी फ़्लाइट 11A पे कि 11B पे वो हमें नहीं पता। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट 11A से बोर्डिंग होगा, 11B से होगा। और अभी करीबन टाइमिंग के इंडिया का टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हो रहा है 352 हो रहा है, मतलब 1 घंटे बाद हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा। तो चलिए उससे पहले मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ जो हमारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रैवल के लिए, और थाई ट्रैवल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। और अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे वीज़ा कैसे मिला, मैंने खुद ने वीज़ा कैसे अप्लाई किया और कितना टाइम लगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो।
देखिए पब्लिक का क्राउड बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बहुत कम क्राउड है यहाँ पे। और अभी धीरे धीरे क्राउड होने लगेगा क्योंकि अभी 1 घंटे बाद बोर्डिंग गेट स्टार्ट होगा। अभी 4 बज रहे हैं, 5 बजे बोर्डिंग गेट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो कि मैंने कैसे अपनी ट्रिप प्लान की और मेरा कितना एक्सपेंस हुआ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे। देखिए अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल जा रहे हो तो आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे जो हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें कोई एलएस की वेबसाइट से मैंने फॉर्म डाउनलोड कर लिया। उसमें 2 फॉर्म है, एक हमको टिक करने पड़ते क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग साथ में दे रहे हैं और दूसरा फॉर्म प्रॉपर होता है। उसके अंदर मैंने नेट से कितने भी फॉर्म देखे ना, उसके अंदर किसी ने रिफर नंबर डाला, किसी ने कोई थाईलैंड में कोई कांटेक्ट नंबर है उधर डाला। मेरे पास तो कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था तो समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे क्या डालूँ। तो मैंने प्रॉपर्ली अपना नाम, डिटेल, एड्रेस जो सही है वो डाला। और जहाँ पे एक लोकल एड्रेस गारंटर होता है ना, वहाँ पे भी मैंने लोकल गारंटर का नाम डाला और नंबर डाला, एड्रेस डाला। उसका कोई आईडी प्रूफ नहीं दिया। और थाईलैंड में पूछा तो मैंने एनए कर दिया। मेरे पास कोई थाईलैंड का कोई लोकल गारंटर या कुछ भी नहीं है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है क्योंकि मैं तो टूरिस्ट हूँ, कहाँ से होगा। और मैं नंबर ऑफ एंट्रीज 1 लिया। और लास्ट मैंने पिछली बार कौन सी डेट को मैंने विजिट किया था, मैंने प्रॉपर डेट डाला कि इस डेट से इस डेट तक विजिट किया था। सिर्फ एक ही डेट डाला, जो लास्ट की जो आपकी पिछली जो डेट होगी वही डालना। अगर आप 4-5 बार विजिट कर चुके हैं तो सारी डेट मत डालना, सिर्फ एक लास्ट की डेट डालना। उसके बाद अपना फोटोग्राफ है प्रॉपर आप लेना, अपना फेस कवर आपका 80% प्रॉपर करें। जो होटल बुकिंग है SHA++ ही लेना। SHA++ उनकी जो वेबसाइट से जैसे ये थाई पास अप्लाई करते हैं उस वेबसाइट पे आ जाता है, उसमें से बुक कर लेना। आपको मेल आएगा। तो मैंने क्या कि जो मुझे मेल आया ना उस मेल का स्क्रीनशॉट जैसे होता है ना, वैसे मैंने उस पूरे मेल को मैंने प्रिंट कर लिया, जिसमें मुझे जो कंफर्मेशन है कौन से ईमेल आईडी से मुझे आया है और मेरा ईमेल आईडी क्या है। ये एक पॉइंट की बात है वीज़ा अप्लाई करने से। ये एक पॉइंट की बात है वीज़ा अप्लाई करने से पहले कि जो मुझे मेल आया ना, ईमेल आईडी मैंने सब जगह एक ही यूज़ किया। और जो होटल बुकिंग की उसकी उनकी वेबसाइट पे मैं गया और वेबसाइट पे जाने के बाद मैंने पेमेंट कर दी। कुछ 9,900 बात की। मैं 7 डेज़ का लिया, 5 डेज़ का सैंडबॉक्स प्लान लिया था 5 डेज़ का, क्योंकि मैं यूरोपियन कंट्री होके आया था। सो मैं नहीं चाहता था मेरा वीज़ा किसी 1 डे के किसी और रीज़न से रिफ्यूज़ल वगैरह हो। इसके लिए मैंने सैंडबॉक्स प्लान लिया क्योंकि मुझे स्टे करना ही था। तो और 2 दिन की एक्स्ट्रा बुकिंग ले ली, 5 डेज सैंडबॉक्स प्लान और 2 डेज़ की एक्स्ट्रा बुकिंग। कुछ 9,900 बात का मेरा बिल आया, मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया और इंस्टेंटली मुझे मेल आ गया मेरा बुकिंग नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, ये याद रखिए। फिर वो मैंने प्रॉपर ईमेल पे जो आया उसी फॉर्मेट को मैंने प्रॉपरली प्रिंट कर लिया डॉक्यूमेंट के तौर पे। उस पर डेट, टाइम, सब कुछ, ईमेल आईडी सब कुछ शो कर रहा था, कौन से ईमेल से क्या आया, बुकिंग नंबर वगैरह। फिर मैंने अपना जो होता है वो ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने बुक किया। और याद रखिए मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सा जो थाई वेबसाइट है उसी का मैंने लिया, मैंने इंडियन इंश्योरेंस नहीं लिया क्योंकि कभी कभी इन केस में वो लोग रिजेक्शन भी दे सकते हैं। सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था अपने ट्रिप में। तो कुछ मुझे पड़ा 1 मंथ का 3,300 बात का मैंने वो लिया। उसके बाद मैंने अपनी फ़्लाइट बुकिंग की, एयर इंडिया की, कॉस्टिंग पड़ी 32,000 रिटर्न की कंफर्म बुकिंग। और फिर मैंने जो मैंने फ़्लाइट बुकिंग की ना, जो मेल मुझे एयर इंडिया से आया था उसी को ईमेल से मैंने प्रिंट किया था, क्योंकि वो मेल जो जैसे आइटनरी होती है ना फ़्लाइट बुकिंग की, तो वो आपको टाइमिंग, डेट और सब कुछ प्रॉपरली दिखाता है। तो इसके लिए मैंने एज इट इज़ मैंने कर लिया, क्योंकि उसके अंदर एयर इंडिया की ईमेल आईडी दिखा दी थी। तो उसमें क्या होता है कि जो वीज़ा कंसोलर होता है वो प्रॉपर देखता कि यार मेल आई डायरेक्ट से तो कंफर्म है, उसके बाद वो लोग चेक भी करते हैं। फर्स्ट मेरी होटल बुकिंग थी SHA++, 5 डे का सैंडबॉक्स प्लान था और 2 डेज़ की मैंने एक्स्ट्रा बुक की थी। सेकंड मेरी थी ट्रैवल इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने एक्सा जो थाई का होता है उनकी 3,300 बात में मैंने बाई किया था 1 मंथ का। और थर्ड वन मेरा था मेन डॉक्यूमेंट फ़्लाइट बुकिंग, वो भी मैंने किया। और फोर्थ डॉक्यूमेंट था सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ट्रैवल, जो ट्रैवल इंश्योरेंस
होता है उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 14 डेज़ पुराना होना चाहिए, मेरा 2 मंथ पुराना था। और मेन डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ का देना होगा और वो 6 मंथ में एटलीस्ट मेंटेन होना चाहिए 70,000 से 80,000, मतलब कि 70-80,000 तो आपको बैलेंस रहना ही चाहिए। उसके नीचे हुआ तो रिजेक्शन के चांस है। एक लड़का था जिसका 5 मंथ का उसने स्टेटमेंट दिया, उसका रिजेक्ट हो गया। सो आप रिस्क मत लेना। मैंने तो खुद से ही अप्लाई किया, तो मैंने वो फॉर्म फिल किया खुद से और चला गया BLS के ऑफिस। BLS में एक्चुअली क्या हो गया कि मैं थोड़ा डिले हो गया था, तो मैंने उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आप ले लीजिए। तो बहुत रिक्वेस्ट, मैं बहुत दूर से आया हूँ वगैरह वगैरह, मेरा दिन वेस्ट होगा वगैरह, तो फिर उन्होंने BLS में ले लिया। तो उन्होंने वेडनेसडे को मैंने 2 बजे करीबन 1:30 पे बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने मेरा फॉर्म लिया। ऐसे 1 बजे BLS का ऑफिस बंद हो जाता, प्लीज़ नोट कीजिए। 1 बजे के बाद प्लीज़ कोई डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो 1:30 पे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने की, तब जाके उन्होंने लिए BLS के ऑफिस में। और ये BLS का ऑफिस कहाँ है कि आप ना क्या करना कि आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन है ना, जैसे दिल्ली से अगर अप्लाई कर रहे हो तो RK आश्रम मेट्रो है, वहाँ पे उतरना और पिलर नंबर 5 पे चले जाना। और पिलर नंबर 5 के लेफ्ट साइड में ही एकदम फ्रंट में ही, जैसे ही आप RK आश्रम मेट्रो उतरोगे तो वहाँ पे कोई पिलर नंबर होगा 15-16, तो उससे सीधे सीधे आप चलते आना 5 नंबर पिलर नंबर की ओर, और उसके जस्ट लेफ्ट में ही BLS का आपको ऑफिस दिख जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम आसान रास्ता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद मुझे रिसिप्ट मिली। और वेडनेसडे को मैंने किया, देखो वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, और जो मेरा जो डेट है प्रिंटिंग का वो फ्राइडे का है वीज़ा का। और मंडे और ट्यूसडे को मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया। एक्चुअली वेडनेसडे 1 और ट्यूसडे फ्राइडे 3 डेज़, और 4th डे हो गया अपना मंडे, और ट्यूसडे को मुझे मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट आ गया। पासपोर्ट आने के बाद अब मुझे अप्लाई करना था अपना पास। लेकिन अभी देखो इसमें श्योरिटी क्या होगी, देखो अगर मुझे इन केस अगर थाई वीज़ा नहीं मिलता तो मैं कम से कम 14 दिन का ट्रिप कर सकता था। बट इसमें ये होता कि मुझे रिटर्न फ़्लाइट थी ना एयर इंडिया की, वो रीशेड्यूल करवानी पड़ती, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतना तो मैं श्योर था। तो अब जब पासपोर्ट मिला तो मैं बोला यार पता नहीं रिजेक्ट है का एक्सेप्ट है। जब मैंने ओपन करके देखा तो सक्सेसफुली प्रिंटेड था। देखिए इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ में मैंने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट दिया था, वो अपना ITR इनकम टैक्स का जो फाइल है 2 साल का मैंने दिया था। लोग देते नहीं देते मुझे नहीं पता, तो मैंने दिया था, तो इसलिए मैं आपको वापस अपने सारे डॉक्यूमेंट काउंट करवाता हूँ। 2 फोटोग्राफ मैंने लिए थे, जो एग्जैक्ट उनका टाइम, जो एग्जैक्ट जो साइज़ दिया हुआ BLS के वेबसाइट्स पे वो, और दूसरा मैंने होटल बुकिंग दी थी कंफर्म ASH प्लस 5 डे सैंडबॉक्स प्लान। और थर्ड मैंने सारी होटल्स बुकिंग, मतलब जितने दिन स्टे करूँगा सारी बुकिंग की थी, मतलब कि 7 डेज़ की 5 डेज़ का सैंडबॉक्स और 2 दिन मैंने एक्स्ट्रा, मतलब 7 डेज़ की पेड बुकिंग की थी। उसके बाद की जितनी मेरी होटल बुकिंग थी वो सब की सब booking.com से थी, उसका मैंने कोई भी पेमेंट नहीं किया था, बट वो भी मैंने सब कुछ दी थी। उसके बाद 4th डॉक्यूमेंट मेरा आ गया, फ़्लाइट बुकिंग आ चुकी है, ट्रैवल इंश्योरेंस आ चुका है, उसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट भी मैंने अटैच किया था। उसके बाद 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मांगे थे, मैंने 7 मंथ का दिया। बैंक स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा था, इसके लिए रिजेक्शन के चांस बिल्कुल नहीं थे। फिर मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में 2 साल का मैंने ITR दे दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा फालतू रिजेक्ट हो, इसके लिए ITR दे दिया। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट मैंने जो डॉक्यूमेंट थे सब कुछ मैंने उनको दे दिया। और उसके साथ में मैंने मुझे एक लेटर बनाना पड़ेगा आपको, उसके अंदर लिखना पड़ेगा कि आपका नाम ये है, आपका पासपोर्ट नंबर ये है, और मैं ये काम करता हूँ, मैं प्रोफेशनली जो आप काम करते हो, आप फ्रीलांसर कुछ काम करते हो तो खुद से करते हो, जो भी मेंशन करो प्रॉपरली जो है सच है। उस पर लिखो कि मेरे पास कोई भी करंट अकाउंट नहीं है, मैं अपने सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन सेविंग अकाउंट से करता हूँ, और जो भी एक्सपेंस होगा मेरी ट्रैवल का मैं खुद करूँ, ये याद रखिए। अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे ITR का 2 ईयर का फाइल दिया, उसके साथ में मैंने 3 मंथ का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी दे दिया था, वो एक्स्ट्रा लगा दिया था कि यार इतने सारे देख लेंगे, मान लो कुछ उसको डाउट लगा उन लोगों को, तो कंसोलर को डाउट लगा तो वो देखेगा तो बोलेगा क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी कुछ 1 लाख के ऊपर है,
और उसने देखा तो हो गई होगा डॉक्यूमेंट, तो उसको पता चल गया यार इसका वीज़ा रिजेक्ट करने को मतलब नहीं है, और वो खुद अभी अलाउड कर रहे थे, इतने डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। सो मैंने ITR के साथ में 3 मंथ का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट भी दिया था। सो ये याद रखिए, बैंक स्टेटमेंट 7 मंथ का था, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट 3 मंथ का था, वो भी प्रॉपर था। और बस ये डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा मुझे मिल गया। फिर वीज़ा मिलने के बाद अब थाई पास कैसे अप्लाई किए उसके बारे में हम बात करते हैं, कितने टाइम में मुझे आया। सो अभी बात करते हैं थाई पास के बारे में। जब मुझे वीज़ा मिल गया तो अब मुझे थाई पास अप्लाई करना था। थाई पास का एक फॉर्मेट होता है, JPEG करके फॉर्मेट है इमेज की, मतलब उसी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, कोई PDF वगैरह वो एक्सेप्ट नहीं करता। और पासपोर्ट का जो है ना स्कैन कॉपी रहता है ना, सिर्फ पासपोर्ट का मेन जो पेज रहता है ना आगे का, सिर्फ वही आपको लेना रहता है। होटल बुकिंग का मैंने क्या किया कि वही मेल का जो मेल मुझे आया था उसी का मैंने स्क्रीनशॉट उठाया था, स्क्रीनशॉट मोबाइल से लिया था और उसी को मैंने क्रॉप करके प्रॉपरली कर लिया था। जो डेट टाइम जो है मुझे खाली बुकिंग नंबर उधर डालना था। फिर इंश्योरेंस का इसका एक लेटर आया था साथ में, जैसे 3 पेज थे इंश्योरेंस के, उस पर मैंशन किया था। तो मैंने तीनों पेज तो अपलोड कर नहीं सकता था, एक ही करना था, तो मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट उठा के सेव कर लिया। फिर फ्लाइट बुकिंग का भी स्क्रीनशॉट उठा के मेल से मैंने सेव कर लिया। सब स्क्रीनशॉट उठाया, मोबाइल से किया मैंने, कहा कोई लैपटॉप वगैरह कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने इनकी पास की वेबसाइट ओपन की, तो उन्होंने बोला जो डिटेल डालना था अपना डाला डिटेल, और मैंने लिख दिया कि कौन सी डेट जा रहा हूँ और वापस कब आऊँगा। तो मेरा 14 डेज से ऊपर का ट्रैवल था, तो मैंने वो डेट डाली कि मेरी ये डेट को ट्रैवल है और ये डेट को वापस आऊँगा। फिर पासपोर्ट का जो है JPG इमेज मैंने जो वही PDF से क्रॉप करके मैंने किया था मोबाइल से ही, तो ये सब कुछ मैंने मोबाइल से फिल किया। तो वो उसको अपलोड कर दी। फिर नेक्स्ट पेज पे गया तो उसने मुझसे होटल बुकिंग मांगी, होटल बुकिंग का एड्रेस, तो मैंने होटल का जो एड्रेस है वो डाल दिया। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ना वहाँ पे, तो उस पर आता है, जैसे ई पास अप्लाई करते हो ना, तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप 1 दिन का होटल बुकिंग किए हो कि 5 डे का सैंडबॉक्स प्लान किए हो कि क्वारंटाइन वाला पैकेज किए हो। तो आप प्लीज़, मैंने 5 डे का सैंडबॉक्स प्लान सेलेक्ट किया था, क्योंकि मैंने 5 डेज सैंडबॉक्स प्लान ही मैंने बुक की थी होटल। तो अगर 1 डेज़ का है, 1 डेज़ का है, तो 1 डे का आप वो कर लेना। और मैंने 5 डे पे क्लिक किया, उसके बाद वो पासपोर्ट डिटेल डाली। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे गया तो उसके अंदर मुझे एरिया पूछा गया, तो मैंने वो एरिया बता दिया कि बैंकॉक में हूँ, कि पताया में हूँ, कि मैं कहाँ पे हूँ, फुकेत में हूँ, कि वो सिलेक्ट किया। उसके बाद उसकी ऑटोमेटिक होटल की लिस्ट आ गई, मतलब आपको खुद से कोई भी लिस्ट नहीं डालनी है, खुद ब खुद लिस्ट आ गई। तो मैंने वो होटल जो मेरी थी वो मैंने होटल सेलेक्ट कर दी। यार ये चीज़ देखिए, बहुत प्रॉपरली हम लिमिटेड ही होटल ले सकते हैं। तो वो होटल मेरी मैंने सेलेक्ट कर ली, ऑटोमेटिक आ गई ड्रैग एंड ड्रॉप में। सेलेक्ट करने के बाद एरिया डाला, होटल आ गई, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने बुकिंग रेफरेंस नंबर डाला, जो मेरा बुकिंग मेल पे आया था, वो बुकिंग रेफरेंस नंबर डाला, और होटल का एड्रेस भी मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक वो एड्रेस फिल हो चुका था। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और वहाँ पे मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस का होटल बुकिंग का स्क्रीनशॉट मुझे डालना था, वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया, अटैच कर लिया। फिर नेक्स्ट क्लिक किया। तो ये एक चीज़ और, ये जो होटल बुकिंग से पहले एक चीज़ और होती है, पासपोर्ट जैसे ही मैंने डाल दिया उसके बाद मुझे वैक्सीनेशन का पेज आया था। मैंने वैक्सीन की डिटेल डालनी थी। तो इसमें इंडियन के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो इंटरनेशनल जो वैक्सीन सर्टिफिकेट हम लोग डाउनलोड करते हैं, जैसे अगर किसी के पास आधार कार्ड नंबर अपडेटेड या कोई ID प्रूफ नंबर अपडेटेड है, तो वो कोविन की वेबसाइट या जो आरोग्य सेतु ऐप से भी जाके वहाँ पे पासपोर्ट जैसे ही जहाँ से हम लोग प्रिंट करते हैं उसके पास ऑप्शन होता है अपडेट पासपोर्ट नंबर, वहाँ पे इंटरनेशनल पासपोर्ट के लिखा रहता है, उस पर क्लिक करके आप अपना पासपोर्ट नंबर अपडेट कर सकते हो, 1 सेकंड में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद उसको आप डाउनलोड करोगे तो वो फुली वैक्सीनेटेड रहोगे तो एक ही पेज डाउनलोड होगा। जब एक पेज डाउनलोड होगा तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार यहाँ पे जब आप थाई पास अप्लाई करते हो तब उसमें दोनों में इसमें लिखा है वैक्सीन 1 के लिए अपलोड करो डॉक्यूमेंट, वैक्सीन 2 के लिए अपलोड करो डॉक्यूमेंट। तो आप बोलोगे यार दोनों के अलग अलग सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, एक के अंदर ही दिया है। तो आपको सिर्फ एक ही जो है PDF डाउनलोड करोगे, उसका स्क्रीनशॉट उठा देना है, JPG में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप डेट डालो, जो आपकी फर्स्ट वैक्सीन की जो डेट, और उसके अंदर सेम टू सेम वो जो आपकी वैक्सीन का
जो फर्स्ट और सेकंड डोज का जो एक ही है उसी को अपलोड कर लेना सर्टिफिकेट को। फिर नीचे वाले में सेकंड डोज में डालना और सेकंड डोज सेलेक्ट करना कौन सी डेट को, उसमें भी सेम डाल देना। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इनका जो एक बारकोड है जरा उसकी भी एक इमेज क्रॉप करके रख देना, उससे क्या होता है फास्ट अप्रूवल होता है। तो दोनों में वो बारकोड डाल देना इमेज करके, एकदम परफेक्ट फॉर्मेट में करना, कोई कटवट मत करना साइड से, मतलब प्रॉपरली जो बॉर्डर वाइट कलर का है ना उतना पोर्शन छोड़ के आप कर लेना क्रॉप। फिर उसके बाद मैंने अपनी होटल बुकिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक सब फिल हो गया, जो ऑटोमेटिक सब उनकी वेबसाइट पे सब कुछ दिखा दिया था। फिर मेरे को खाली बुकिंग रेफरेंस नंबर डाला और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ट्रैवल इंश्योरेंस का वो ट्रैवल इंश्योरेंस नंबर डालना पड़ा, और जो स्क्रीनशॉट निकाला था ट्रैवल इंश्योरेंस का जो ताई का ही था तो वो मैंने अपलोड कर लिया और सबमिट कर दिया। अब मैंने किया था रात को 3 बजे सबमिट। तो अब सबमिट करने के बाद क्या होता है, उसके लास्ट में ना एक नंबर आता है, प्रोसेस कोड नंबर आता है और एक हेल्प के लिए ईमेल आईडी आता है। मैंने वो ईमेल आईडी नोट डाउन कर लिया, सपोर्ट करके समथिंग है थाई पास का, और मैंने इंस्टेंटली उनको मेल कर दिया कि मेरी ना ये डेट को फ़्लाइट है, प्लीज़ मेरा अप्रूव करो। तो मतलब रात को 15 मिनट में मैंने मेल कर दिया, अप्रूवल नहीं आया। फिर मैं सुबह 11 बजे तक वेट करता रहा, अप्रूवल नहीं आया। मतलब सेम अप्रूवल तो 24 आवर के अंदर ही आया, मतलब मेरे हिसाब से 12 घंटे में अप्रूवल आ चुका है। फिर रात को 3 बजे अप्लाई किया, फिर मैंने दोपहर को 11 बजे फिर मेल किया, उसमें लिखा कि मेरी मतलब मेरी जो रिटर्न फ़्लाइट है मेरे पास, मैंने उसमें मेल में किया कि मेरे पास थाई का 3 मंथ का वीज़ा है और इसको अप्रूव किया है न्यू दिल्ली से, मतलब न्यू दिल्ली से मैंने थाई वीज़ा लिया है, अप्रूवेड है। तो आप प्लीज़ मेरा ये जो है ई पास, जो भी पास है वो अप्लाई कर दीजिए प्रॉपरली वापस। मैंने बोला मेरे पास सब नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, मैंने सेंड किया और उसके 3-4 घंटे बाद वो अप्रूव हो गया। मतलब कि रात को 3 बजे अप्लाई किया और दोपहर को 3 बजे मुझे वो थाई पास मिल चुका था। तो थाई पास का बस यही था, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप कोई सिस्टम पे जाके अप्लाई करो, कुछ भी करो, नहीं, आप एक फ़ोल्डर बना दीजिए अपने मोबाइल के अंदर, उसी के अंदर उसके नाम से लिख दीजिए और सेव कर लीजिए और फिर अपलोड कर लीजिए, आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट प्रॉपर है, प्लीज़ याद रखिए फुल्ली पेड ही SHA++ होटल बुक करना, वही वैलिड रहेगी। क्योंकि ये लोग जैसे ही आप HSA++ होटल बुक करते हो तो एक बुकिंग नंबर होता है वो अलॉट होता है, और वो एक कॉपी ना चली जाती है इनके जो डिपार्टमेंट को, बुकिंग नंबर चली जाती है। तो मतलब जो HSA++ है, जैसे ही बुकिंग नंबर अलॉट करते हैं ना तो ये लोग वो होटल को सिलेक्ट करते, सर्च करते, तो उनके आपके बुकिंग नंबर उनको शो हो जाते। तो बहुत ईजी स्मूथ रहा, 12 घंटे के अंदर मेरा पास अप्लाई हो गया, क्योंकि मैंने रात को मिडनाइट को अप्लाई किया था। बस 2 मेल किए थे, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है, जो आपकी RT-PCR रिपोर्ट जब भी यहाँ पे आओ, और एक चीज़ याद रखना, प्लीज़ फेक डॉक्यूमेंट लेके मत आना। अगर आपकी RT-PCR रिपोर्ट प्रॉपर मेंशन उनकी वेबसाइट पे, वो प्रॉपर RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। पीछे आप देख रहे हैं बोर्डिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, 5 बज चुके हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट की ओर। मुझे अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दोनों निकालने होंगे अपने बैग से। तो ये मेरा बोर्डिंग, बहुत ज़्यादा ही लंबी लाइन है, मुझे जाना पड़ेगा। सबसे पीछे फाइनल कॉल हो गया बैंकॉक का। चलो कोई बात नहीं, ईमानदारी से लाइन के पीछे लग जाते हैं।